अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस सब। आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से में मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बनती और बिगड़ती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। तो दोस्तों, आज है कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन यानी कि फ्राइडे का अहम तरीन दिन, क्योंकि इस क्लोजिंग के दरमियान दुनिया भर में हम यहाँ पर ईद की छुट्टियाँ देखने वाले हैं। बावजूद इसके मार्केट यहाँ पर एक बड़ा करेक्शन एक मर्तबा फिर से लेने की तैयारी कर रही है, ऐसा कहना है गोल्डमैन साशे का। इस पे हम बात करेंगे कि यार उन्होंने कौन से ऐसे पॉइंट्स यहां पर डिस्कस किए हैं जो करेक्शन को हाईलाइट करते हैं, और मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा कि पिछले 2 दिनों में कौन कौन से तजारती सेक्टर्स ने करेक्शन ले ली है और अब जिनमें करेक्शन आने को है उसके ऊपर आपको नज़र रखनी होगी। इसी के साथ ऐड करेंगे हम दोस्तों मलेशिया में बढ़ते हुए ऑयल प्राइसेस, बॉन्ड्स जो यूएस की एक शान है उनमें यहाँ पर एक फॉल देखने को मिल सकता है। ऐसे में ही ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम क्रिप्टो मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, गोल्डमैन साशे का ये कहना है कि करेक्शन अभी यहाँ पर शुरू हुई है, लेकिन कुछ सेक्टर्स में करेक्शन कंप्लीट भी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर अभी एक लंबी लिस्ट है जिसे जान लेना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जिनमें करेक्शन आ सकती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कल और परसों के 2 दिन में मुसलसल गोल्ड को करेक्शन लेते हुए देखा, जिसे हम कमोडिटीज़ का एक सबसे बड़ा शायान शान, एक ऐसा समझ लें फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं जिसमें 5 से 8% की कमी हिला देने वाली कमी मानी जाती है। तो यूं माना जा सकता है कि कल आपके सामने गोल्ड और सिल्वर ने एक बड़ी करेक्शन दी, उससे पहले हम स्टॉक मार्केट की करेक्शन देख चुके हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर बारी आ जाती है सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो मार्केट की, जिसके लिए आपको यहाँ पर तैयार होना होगा। और गोल्डमैन साशे का शायद ये जो पहला पॉइंट है या उंगली उठाना है वो बेसिकली इसी के ऊपर है, और इनका ये कहना है कि नथिंग राइजिंग रिसेशन रिस्क फ्रॉम ऑयल शॉक। अच्छा, अब यहाँ पर हमें ये भी अपने ज़हन में रखना होगा कि क्या ऑयल की मार्केट हमें यहाँ पर शॉक कर सकती है। तो दोस्तों, एक बात तो हमें अपने ज़हन में रखनी होगी, जब 1 और 2 मार्च के दरमियान गल्फ में टेंशन स्टार्ट हुई थी तो ऑयल पहले से ही सबको शॉक कर चुका था, या यूं मान लें कि उसी दिन दोपहर तक ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं और बढ़ गए थे। और हमने वाज़िया तौर पे 1995 दोनों के प्राइस देखे, WTI क्रूड के भी और ब्रेंट क्रूड के भी। अब शॉक तो मार्केट में आ चुका है। अब जिस दौर में हम आज जी रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, इस दौर के अंदर कोई भी खबर 3 घंटे से ज़्यादा कोई खबर रहती नहीं है। और अगर हम बात करें ट्रेंड की कि कोई कमोडिटी अगर ट्रेंड की शक्ल इख्तियार कर जाए तो वो भी कितने दिन रहती है, ये भी आप बेहतर तरीके से जानते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ये भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। मैं जिस दिन से यहाँ पर एक क्रूड ऑयल के ऊपर बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो ट्रेंड करने लग जाएगा, लिहाजा ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। जैसे ही हम यहाँ पर सीज फायर की खबर सुनेंगे, इसके अंदर सिर्फ खबरों के अनुसार ही यहाँ पर एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है, और वह फॉल दोस्तों सबको हैरान भी कर सकता है, क्योंकि बात इतनी होती नहीं जितनी बढ़ा चढ़ा के बता दी जाती है। लिहाजा जिस तरह सिर्फ दोपहर के दिन ही 2 मार्च तक ये चीज़ें आउटस्टैंडिंग हद तक बढ़ गई थीं, उसी तरह जिस दिन कोई आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी उस दिन भी दोपहर या शाम तक इनमें एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर यूएस का कहना है दोस्तों कि किसी किस्म का कोई फ़िलहाल ऑयल की ट्रेड के ऊपर बैन नहीं है। ये जितनी भी मार्केट में आप खबरें सुन रहे हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा ऐसी चीज़ें जो हैं वो इसीलिए ही की जाती हैं कि लोग तवज्जो हासिल कर सकें अपने कंटेंट के अंदर फजूल और झूठ चीज़ें ऐड करके। इस बीच दोस्तों, आपको मलेशिया में जो एक बड़ी खबर सुनने को मिलती है जिसका ताल्लुक बताया जाता है यहाँ पर दोस्तों के मलेशिया में एकदम से जो ऑयल प्राइसेस हैं उसके बढ़ने से है। अच्छा, याद रहे कि इन ऐसी खबरों को समझना भी एक आर्ट है। ये प्राइस स्टार्ट में उन्होंने पहले कंट्रोल रखे, बढ़ने नहीं दिए, और ये भी एक तरीका कार होता है। अब आप सोचें कि 2 मार्च
220 मार्च 18 दिन हो चुके हैं। 18 दिन सब्र करने के बाद उन्होंने अगर थोड़े से प्राइस बढ़ा दिए हैं, यानी कि आप 2 रिंगट से सीधा 3.27 पे गए हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त भी किया है, ठीक है जी। और कहा यह जा रहा है कि ये विजिबल हाइक्स है। मैं नहीं समझता कि ये विजिबल हाइक्स है, इसलिए कि जो चीज़ उन्होंने यहाँ पर मंगवानी है, एक्सपोर्ट करनी है या इंपोर्ट करनी है, दोनों सूरतों में उन्होंने करंट सूरत हाल के जो टैक्सेस हैं उन्हें फेस करके एलिजिबिलिटी को उन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड करना है, ठीक है जी। तो लिहाजा ये चीज़ें अभी चलती रहेंगी और किसी भी वक्त कंट्रोल भी हो सकती हैं। इसमें मेजर पॉइंट जो अंडरलाइन किया जा रहा है दोस्तों वो यही है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त हम देख रहे हैं, इसे बेसिकली तो वैसे 28 फरवरी के साथ जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो 28 फरवरी से भी अगर हम देखें तो मलेशिया के अंदर पहले तो 4.55 पर लीटर की RM की यानी कि रिंगिट की आवाज़ थी, लेकिन उन्होंने बहुत कंट्रोल्ड यहाँ पर इसके रेट्स जो हैं वो बढ़ाए हैं और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी जल्दी कंट्रोलेबल सिचुएशन है। लिहाजा पल पल की खबरें आपको यहाँ पर दोस्तों मिलती रहेंगी। अगर आप फौरी तौर पे किसी भी किस्म की कोई तजारती सेक्टर्स की खबर हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि आखिरकार जिसे हम सेफ हेवन कंसीडर करते हैं गोल्ड को, उसमें हमें अब रूटीन में यहाँ पर बेहद वॉलेटिलिटी क्यों देखने को मिलने लग गई है। ये बड़ा ही वैलिड सवाल है। पहले तो मैंने सोचा कि इस पे मुझे आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करनी होगी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं उसको इसी के अंदर ही ऐड कर रहा हूँ। तो गाइस पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा और ये मान लें कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये जो 3 मिनट का सेशन देने लगा हूँ, ये रेस्ट ऑफ लाइफ में आपके इंशाल्लाह बड़े काम आने वाला है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पॉइंट होगा, इसे कभी भी अपने लिए आप फाइनेंशियल तौर पे इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मेजर गोल्ड ट्रेड ग्रुप्स जो हैं वो फ्रेमवर्क कर रहे हैं टोकनाइज्ड गोल्ड की, ठीक है जी। ये 3 घंटे पहले की खबर है, मैं आपको 2 महीने पहले भी बता चुका हूँ। अब टोकनाइजेशन क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसे आप इंटरनेट के अंदर डाल के तो सेल कर नहीं सकते, लिहाजा आप उसको वर्चुअल की शक्ल दे देते हैं, ठीक है। एक होती है उसकी फिजिकल वैल्यू जो आपने अपने हाथ में पकड़ी हुई है, और एक हो जाती है दोस्तों उसकी यहाँ पर जो मोस्टली जिसे हम वर्चुअल के तौर पे यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल प्रोडक्ट का मार्केट में आना अब बड़ा ज़रूरी हो गया है ताकि लोग घरों में बैठ के उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकें। तो इसी तरह ही जनाब द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने यहाँ पर ख़ुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा है। मुझे ऐसे लगता है, ये मेरी ज़ाती राय है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, कि वो लोग जो फिज़िकल गोल्ड से कनेक्ट नहीं रह सकते वो यहाँ पर टोकन में जो कि है जा कर के काम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, मैनेज टोकनाइज्ड गोल्ड प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि ये चीज़ें तो पहले से ही मार्केट में मौजूद हैं, जैसे कि आपने देखा होगा XAUT, ठीक है जी, PAXG, तीसरा XAU। अब जब आपको ये चीज़ें टोकनाइज्ड होके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिलेंगी तो फिर उसमें वॉलेटिलिटी तो आएगी, वरना अगर हम 6 महीने पीछे चले जाएं या साल पीछे चले जाएं तो मैं नहीं जानता या मुझे याद नहीं आ रहा कि कब इस वक्त गोल्ड के अंदर इतनी बड़ी हमें मैनिपुलेशन देखने को मिला करती थी। हार्डली एक दिन के अंदर $30 प्लस या $40 या $50 माइनस की सूरत हाल यहाँ पर गोल्ड की रहा करती थी। अब आप रूटीन के अंदर इसके अंदर वॉलेटिलिटी 500 to 800 तक की देखने लग गए हैं। ये चीज़ें हमेशा तब जन्म लेंगी जब जब चीज़ें जो है टोकनाइज्ड होंगी। अब आपका सवाल होगा कि क्या ये टोकनाइज्ड चीज़ों का होना अच्छी चीज़ है? देखें गाइस, आपको समझना होगा कि जब जब चीज़ें टोकनाइज्ड होंगी तो मैनिपुलेशन के चांसेस 100% तक बढ़ सकते हैं, इसलिए कि वो एक इशारे की मोहताज हो जाती हैं, ठीक है। जैसे आपने BTC को देखा कि जब BTC फॉल करता है तो सारे फॉल कर जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है डिजिटल सिस्टम में सबसे बड़ा कमज़ोर पॉइंट बन के सामने आने वाली हैं, जो लोगों के अंदर आने वाले दिनों में मायूसी भी पैदा कर सकते हैं, ये सोचकर कि यार ये क्या, अभी लिया और अभी फॉल कर गया। ये चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। लिहाजा मैं यहाँ पर टोकनाइजेशन की बुराई नहीं कर रहा, ये एक एजुकेशनल पॉइंट है जिसे समझना होगा, और वो भी इस तरीके से कि जैसे हर चीज़ की अच्छाई भी होती है, ठीक है, और उसके कुछ लूप होल्स भी होते हैं। तो यहाँ पर टोकनाइजेशन के जो लूप होल हैं वो दोस्तों आपके सामने हैं कि किसी वक्त भी कोई चीज़ जो है, अगर वो जैसे कि आपने देखा कि 5008 से XAUT कल
4505 के लो पे ऑन पहुंचा और आप सुबह उठते हैं तो वो फिर से 4738 पे देखने को मिलता है। इसमें ज़्यादातर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर ट्रेडर्स के अकाउंट को यहाँ पर बाकायदा तौर पे वॉश किया जाता है। और ये एक बड़ी लंबी एजुकेशनल वीडियो हो जाएगी, इसलिए अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट और वंस अगेन गल्फ टेंशन में फिर भी यहाँ पर मार्केट जो है रूटीन वाइज यहाँ पर अपने आप को रिकवर कर रही है। हम 2.47 से फिर 2.51 पे आए हैं, जो यहाँ पर एक अजीब सा तासुर पैदा करता है। और अगर हम टोटल यहाँ पर ट्रेंडिंग पॉइंट पे नज़र दोहराएं तो उसमें फिर से टाओ आपको देखने को मिल रहा है, जो एआई प्रोडक्ट्स को यहाँ पर हाईलाइट करता है। तो दोस्तों बीटीसी ने यहाँ पर अपना फिर से रिकवरी साइन शो किया है, जो मैंने मिडनाइट में भी आपके साथ डिस्कस किया था, जिसे पॉजिटिव साइन के साथ जोड़ा गया था। और अभी हम 70,966 से रिवर्स हुए हैं। इथीरियम भी अपनी यहाँ पर पोटेंशियल को किसी हद तक शो करने में कामयाब है। लिहाजा इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ कर लेते हैं एक्सआरपी से, ताकि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बचा सकें। तो लिहाजा 1.42 दोस्तों यहाँ पे एक्सआरपी की सपोर्ट थी, इसने उसे पूरी तरह यहाँ पर दोस्तों यूटिलाइज किया है। और हाई हम देख चुके हैं अब से कुछ ही देर पहले का 1.47 का। अब यहाँ पर कहीं भी आपको बेरिश कैंडल दिखाई नहीं दे रही। एन मुमकिन है कि हम फिर से 1.44 से लेके 1.49 की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसमें वर्क करती देखें। बीएनबी ने भी अपना जो कल रात तक का जो लो था 638, वहां से लेकर अब तक तकरीबन 647 की रेजिस्टेंस अपनाई है। तो लिहाजा अभी के इस कैंडल चार्ट के अकॉर्डिंग इसकी सपोर्ट जो वीक काउंट होगी वो 640 की है दोस्तों। और मैक्स रेजिस्टेंस हम यहाँ पर 650.50 के बाद अगर हम 45 मिनट की रेजिस्टेंस मजीद पा लेते हैं तो 655 तक का भी हाई देखा जा सकता है। सोलाना यहाँ पे कुछ अहम जो कि है दोस्तों मूवमेंट तो नहीं दे सका, लेकिन इसने अपनी सपोर्ट को अभी तक प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। लिहाजा स्टिल मैं देख रहा हूँ कि ये 90.20 पे पहुँच गया है। ये इसका रिजेक्शन लेवल बन रहा है बार बार। अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो मैं समझता हूँ कि अगर यही मोमेंटम जारी रहता है तो 91.90 एक ऐसा लेवल होगा, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेती तो कुछ सोलाना में नया देखने को मिल सकता है। बीसीएच के लिए दोस्तों हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 450 से 460 के दरमियान जो है वो डिस्कस की गई थी। तो हम मिड नाइट में पहले से ही 453 पे खड़े थे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर बीसीएच ने अपनी हिस्ट्री को यहाँ पर यूटिलाइज करने का दिया मौका, और हम 453 से 470 तक की यहाँ पर रेजिस्टेंस देख चुके हैं। आप यहाँ पर वाज़िया तौर पे एक बिग बुलिश कैंडल बनती हुई देख रही हैं, जो टॉप के ऊपर भी बुलिश कैंडल अपनी बनाने में कामयाब हुई है। लेकिन याद रहे कि हम यहाँ पर अगर बीसीएच की रूटीन देखें तो रूटीन वाइज बीसीएच 475 और 473 से रिजेक्ट हो रहा है। तो ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे आपको सेकंड ट्रेडिंग सेशन के बाद थोड़ा सा वर्क करना होगा। हिस्ट्री के मुताबिक अगर थोड़ा सा बाउंस आ भी जाता है दोस्तों, तो ये देखें 475 एक रिजेक्शन एरिया बन के सामने आ रहा है, और स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट इसकी अभी भी 460 से 465 रहेगी। व्यूवर की डिमांड पे यहाँ पर मैं चेन लिंक को ऐड कर रहा हूँ। व्यूवर्स का पूछना था कि इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आपको बाकायदा तौर पे एक ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 8.90 को हाईलाइट करता है इसकी सपोर्ट के लिए। और अपर लेवल के लिए ज़रूरी है कि ये 9.10 से 9.15 को कंटिन्यू करे, जिसके बाद हम 9.40 तक की हिस्ट्री वाइज इसकी रेजिस्टेंस देख सकते हैं। जी कैश ने मौजूदा मार्केट में दोस्तों फिर से 230 की सपोर्ट को यहाँ पर किया है ट्रिगर, वाज़िया तौर पे आप देख सकते हैं। और हम हाई की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, जो नॉर्मली इसका 240 से 245 है। याद रहे कि अभी इसका वॉल्यूम आपको कल जैसा दिखाई नहीं दे रहा। कल इसका वॉल्यूम बहुत हाई था। 280 से ब्रेक होने के बाद यहाँ पर इसके अंदर होप्स ज़रूर मौजूद हैं, यानी कि अपर लेवल कंसीडर करने के लिए सबसे पहले हमें 250 पे आकर अपनी रेजिस्टेंस बनानी होगी। जस्ट लाइक दिस। कुछ भी सीखने के लिए आप इसकी हिस्ट्री को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों टाओ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। टाओ की यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। 255 से 258 के दरमियान इसकी यहाँ पर सपोर्ट थी, और इस बीच हम देख रहे हैं कि टाओ 250 से बाउंस करके आ रहा है, बल्कि 252 से, मैं करेक्ट कर दूं 252। तो वो जो बेरिश कैंडल्स बनी थी हर 4 आवर के साथ, उसकी कसर सिर्फ 3 कैंडल ने यहाँ पर पूरी कर दी, और हम कुल मिलाकर के 316 तक का हाई देख चुके हैं। अभी के लिए इसके लिए जो अहम तरीन सपोर्ट है वो 300 की है, जिसे इसे प्रोटेक्ट करना बड़ा ही ज़रूरी होगा। याद रहे कि जब इतनी बड़ी बुलिश कैंडल बनती हैं तो वहाँ पर एक ही बुलिश कैंडल इसके ट्रेंड को तोड़ भी देती हैं।
और 300.50 इसकी सपोर्ट है जो वीकर सपोर्ट है। अपर लेवल की रेजिस्टेंस 309। बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। मिडनाइट में जब हम बीटीसी को डिस्कस कर रहे थे तो बीटीसी पहले से ही 69,740 पे था। आपको अपडेट किया गया था कि इसकी वीकर जोन 69,000 के ब्रेक होने के बाद ही स्टार्ट होगी, क्योंकि हमें कैंडल चार्ट जो है ऑपोजिट टू द स्टडी जो कि है ऑपोजिट टू द हिस्ट्री, यही चीज़ें हमें बताता है। एनीवे इसने इसे रिस्पेक्ट दे करके अपर लेवल को कंसीडर किया और अभी हम देखते ही देखते 71,200 पे आन पहुंचे हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। व्यूवर्स का पूछना था कि अक्सर ये जो सनारियो अभी गल्फ में देखने को मिल रहा है, इसमें तो मार्केट अभी भी एक्सपेक्ट की जा रही थी कि क्रैश करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, मैं 36 बार आपको इसका इशारा दे चुका हूँ कि इसकी क्या वजूहात हैं। एनीवे यहाँ पर हमें एक और मज़ीद सपोर्ट दरकार होगी अगले 4 घंटे के लिए, यानी कि 71,500 एक ऐसा लेवल होगा जो बीटीसी को तेज़ी से 72,300-800 तक वापस लेकर के आ सकता है। अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री इसका जो कद है वो नॉर्मली आप नाप सकते हैं। और वीकर पॉइंट या मरकज़ी पॉइंट इस वक्त 70,000 की सपोर्ट है, जिसके ब्रेक होने पे प्रेशर जो है वो डाउन साइड पे हो सकता है, लेकिन ज़रूरी होगा कि 45 मिनट यहाँ पर इनको दिया जाए। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर इथेरियम जो मिड नाइट में 2117 पे था, आपको अपडेट किया गया था कि ये एक ऐसा लेवल है जो इसे पुश करता है 2135 से 2138 की तरफ। वो यकीनन इसने इसे पुश किया और अब हम इस वक्त 2164 तक पहुँचे हुए हैं। एनीवे हमारी तरफ से आपको अपडेट किया गया था कि 2170 से रिजेक्शन ले सकता है, लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा चेंज है। आपको दिन के टाइम ये रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है, सो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। 2170 से लेके 2180 पे रेजिस्टेंस अगर आपको शाम के लेवल तक मिल जाती है, जबकि आज कोई रिपोर्ट नहीं है, मार्केट फ्रीली मूव होगी, तो यहाँ पर हिस्टोरिकली आप दोबारा आसानी से 2220 2210 तक जा सकते हैं। ये देखें, ये शेडोज हैं जहाँ से इथेरियम फॉल किया है। तो यही चीज़ है जो हमें एजुकेशन देती है और यहाँ पर सपोर्ट बनती है 2100 की। लेकिन 2100 पे आने के लिए इथेरियम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये पहले 2150 की सपोर्ट को ब्रेक करे। 2150 का आज के दिन एक अच्छा किरदार रहेगा, भूलिएगा मत, आज भी है वर्किंग डे। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।